बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी खबर ये है कि ज़ुल्म खलीलदाद आए हैं अफ़गानिस्तान में और उन्होंने मुलाकात की तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, और उसके नतीजे में उन्होंने एक जो गिरफ़्तार अमरीकी शहरी है जॉर्ज, ये 2 साल से तालिबान के कब्ज़े में है और अभी तक ये उनके कब्ज़े में ही था। कुछ और लोग भी सुना है कि तालिबान के पास हैं गैर मुल्की, लेकिन ये एक अमरीकी शहरी था और इसको अमेरिकन छुड़वाना चाहते थे। तो ज़ुल्म खलीलदाद अपनी एक टीम के साथ पहुँचे अफ़गानिस्तान में। काबुल में उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद ज़ुल्म खलीलदाद ने ये ऐलान किया कि अमरीकी शहरी जो है जॉर्ज, उसको तालिबान ने रिहा कर दिया है। तालिबान हुकूमत ने अमरीकी शहरी की रिहाई का ऐलान करके सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुड जेस्चर दिया है। अब ये जनाब तालिबान ताल्लुकात बना रहे हैं अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान तालिबान के साथ दुश्मनी बना रहा है ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हों। यानी मुझे ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़े जिसमें अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर बन जाए, जैसा मादी में होता रहा है। और फिर हमें कोलिशन सपोर्ट फंड मिल जाते हैं, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक वॉर इकॉनमी जनरेट हो जाती है। लेकिन अमेरिका के अब यहाँ पे ऐसे मफादात नहीं है। उनका कैदी था, देखें तालिबान उनकी बात सुन रहे हैं। ज़ुल्म खलीलजाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। उसने पाकिस्तान की फ़ौज को बार बार समझाया कि आप इमरान खान को रिहा करें, पाकिस्तान में जमहूरियत लेकर आएँ, यही आपके मुल्क के मसाइल का हल है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ज़ुल्म खलीलजाद ने और बाकी लोगों ने बार बार इन्होंने उनको एड्रेस किया, बार बार उन्हें मुखातिब किया कि आप छोड़ें इमरान खान को, पाकिस्तान में चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दें, जुल्म और बर्बरियत आप वहाँ पे बंद करें। लेकिन इनकी बात सुनी नहीं। अब ये आदमी इतना रेलिवेंट है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने इसको भेजा, और इसने जब तालिबान के साथ बात की तो उसके नतीजे में तालिबान ने अमरीकी शहरी जो है उसको रिहा कर दिया। अब इस पर ज़ुल्म खलीलदाद आज के दिन को एक बहुत अच्छा दिन कह रहे हैं जी, टुडे इज़ अ गुड डे, ये बहुत अच्छा दिन है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जॉर्ज को हमने छुड़ा लिया है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है। ये अमरीकी सदर के लिए एक अच्छा जेस्चर है तालिबान की हुकूमत की जानिब से। और हम ये सोच रहे हैं कि इन तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगी, और हम जब अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमले करेंगे तो इससे अमेरिकन खुश होंगे। यानी मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर हमले करेगा या अफ़गानिस्तान के साथ लड़ेगा तो इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ईरान अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, चाइना अपना जो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है वो उसको लेकर अफ़गानिस्तान के साथ भी काम कर रहा है, तो वो भी उधर खड़ा हो जाएगा। देखें ना, जब अमेरिका ने धमकी दी ईरान को और एक लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो क्या हुआ था? तो उसके बाद हमने देखा कि रूस, चाइना और ईरान चाबहार के करीब मशकें कर रहे थे। ये जो चाबहार की बंदरगाह है, ये बिल्कुल जैसे हमने गवादर में एक बंदरगाह बनाई हुई है, ऐसे ही ईरान ने चाबहार में भी एक बंदरगाह बनाई हुई है। लेकिन ईरानी शहरियों के ऊपर अरब ममालिक में जाने की पाबंदी नहीं लगी, पाकिस्तान शहरियों पे पाबंदी लग गई। अब हम कुछ अरब ममालिक ऐसे हैं जिसमें ओमान हो गया, यूएई हो गया, हमें वीज़े नहीं मिलते, हमारे लोग अब वहाँ जा ही नहीं पाते, तो वहाँ पाबंदियाँ लग गई, बल्कि वो बंदे डिपोर्ट कर रहे हैं। चाबहार जो है वो वहाँ पे ज़बरदस्त बहार आई हुई है। इंडिया वहाँ पे काम कर रहा है, चाइना वहाँ पे काम कर रहा है, रशिया वहाँ पे काम कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रही हैं, सबका स्टेक उस तरफ है। अफगानिस्तान वहाँ के लिए रास्ते निकाल रहा है। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ेगा तो मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान को कहेगा कि आप ये ना करें। यानी हम हर लड़ाई तब लड़ते हैं जब वो लड़ने के काबिल नहीं होती, और हर लड़ाई उस वक्त हम बिल्कुल नहीं लड़ते जब उस लड़ाई को लड़ना होता है। हमारा फैसला गलत हो जाता है। हमने दुश्मनों की लड़ाइयाँ अपने मुल्क में ला के लड़ी हैं और अभी तक हम आग बुझा रहे हैं, नहीं बुझ रही। और अब जब पूरी दुनिया नहीं लड़ना चाहती तो हम एक लड़ाई के अंदर उतर रहे हैं। हमें अपने इंटरनल मामलात को ठीक करना पड़ेगा, लोगों के मैंडेट का एहतराम करें, लोगों को उनके हुकूक दें, जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं वो करें, और रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करें, दहशतगर्दों पे काबू पाके अपनी इंटेलिजेंस का पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ मरकूज करें। इस पर एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है ये दिया जी तलाल चौधरी साहब ने। यानी मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ा, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है, इस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बनाया गया, ये कैसे ऐसा गैर जिम्मेदार बयान दे सकता है। तलाल चौधरी ने कहा कि ट्रेन की हिफाजत और सड़कें खुलवाना फौज का काम नहीं है, ना पुलिस का काम है, ना किसी और इदारे का काम है। हसास इदारों की कोई नाकामी नहीं है।
मेरी समझ से बाहर है। ये ट्रेन बहुत बड़ी होती है, इसमें लगभग 500 लोग सफ़र कर रहे हों और वो पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाए, उसको जो है कंट्रोल कर लिया जाए, फिर वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को शहीद कर दिया जाए, फिर एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन हो और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही ना हो, तो ये इंटेलिजेंस की नाकामी है या नहीं है? हसास इदारों की वो कह रहे हैं ये कोई नाकामी नहीं है। भाई हसास इदारों की कामयाबी और नाकामी को आप 26वीं आईनी तरमीम से तोलेंगे क्या? कामयाबी तो उनको वहां हुई ना जब बंदे अगवा करके एमएनए उठा के पैसा खर्च करके किसी को लालच दे के किसी को मार कुट के किसी के घर वालों को अगवा करके आईनी तरमीम करवाई गई 26वीं, वो कामयाबी थी। यानी मुझे तलाल चौधरी साहब की सियासी समझ की कोई समझ नहीं आ रही। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान एक वजीर दाखिला कैसे दे सकता है कि फौज की जिम्मेदारी नहीं है? भाई क्यों जिम्मेदारी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। वो खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से हमलावर आए और अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट की गई, तो बॉर्डर के ऊपर कौन खड़ा है? फौज ही खड़ी है, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे ना हुई? और वैसे भी पूरे बलूचिस्तान के अंदर फौज के ही नाके लगे हुए हैं हर जगह पे। आप जिस सड़क पे जाएं फौज के नाके हैं, आप जहां पे जाएं फौज का कंट्रोल है। एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री स्टेट है और वहां सारा कंट्रोल जो है वो फौज के पास है और पुलिस जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती। वहां ऐसा लगता है कि पुलिस भी फौज के अंडर में या इदारों के अंडर में काम करती है, और ऐसा है। पुलिस वालों से अगर बात करें तो वो कहते हैं जी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम जितने हमारे मामलात हैं वो इंटेलिजेंस के इदारे ही देखते हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में हम आते हैं। यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है उसका कोई असर रसूख नहीं है, ये खुलकर कहते हैं वहाँ जो पुलिस वाले हैं। हमारे दोस्त हैं वो बताते हैं जनाब कि हमें अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सियासतदानों के पास नहीं जाना पड़ता, और उनके पास जाएं भी तो वो हमें वहीं से कहीं और से इजाज़त लेकर देते हैं। अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें, ट्रेन की हिफाजत करना, सड़कों की हिफाजत करना, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना, ये हसास इदारों की ना नाकामी है ना इनका काम है। तो इनका काम क्या है? क्या सियासत में मुदाखलत करना? ज़राअत, सियाहत, सनत व तिजारत, तामीरात, दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुदाखलत, पार्लिमान से आईनी तरामीम मंजूर करवाना, अदालती उमूर में मुदाखलत, क्या ये सारे काम फौज के हैं? ये सारे काम इदारे के हैं या हसास इदारों के हैं? यानी ये काम उनके करने के नहीं है, ये काम वो कर रहे हैं, और जो काम उनके करने के हैं उन पे वजीर दाखिला उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं कि जनाब ये तो उनका काम ही नहीं है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल तलाल चौधरी साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इस वक्त उनको इक़्तिदार में बिठाया हुआ है। उल्टा उन्होंने कह दिया कि दहशत गर्दों के पैटर्न इन चीफ इमरान खान है। अंदाजा कीजिए आप, यानी तलाल चौधरी ने, वजीर दाखिला ने इमरान खान को दहशत गर्दों का सरगना करार दे दिया। अंदाजा कीजिए आप, ये आपके वजीर दाखिला की सोच है, ये उसकी टोटल समझ है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। यानी ये कैसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि एक शख्स जेल में बंद है, ना उसे बोलने की इजाजत है, ना बात करने की इजाजत है, ना वो सामने आ सकता है, कोई वीडियो कोई ऑडियो उसकी नहीं है, और इस बात को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। और अब उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, और ये वो शख्स है जिसके दौर में पाकिस्तान में 15 साल की कम तरीन दहशतगर्दी हुई है, यानी उसने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था। उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों का पैटर्न इन चीफ है। यानी अपनी सियासत के लिए इस लेवल तक आप गिर जाएंगे कि आप दूसरे सियासतदानों को टारगेट करेंगे तो कल को यही निशानेबाजी आपके ऊपर भी होगी, आपको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इन्हें समझ नहीं आएगी, जब वक्त गुजरेगा तब इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने क्या किया है। अब अंदाजा करें कि आप किया क्या जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जानबूझ के ये खबर चलवाई गई और छुपवाई गई कि आप इस खबर को छापें, और ये खबर लगाई गई कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से पीटीआई मुलव्विस है, इसके शवाहिद मिल गए कि जेएटी इसके ऊपर काम कर रही है। यानी उसमें बातें क्या है? रियासत मुखालिफ सरगर्मियां, प्रोपेगेंडा रियासत मुखालिफ, इश्तियाल अंगेज मवाद, शवाहिद मिल गए, गैर मुल्की लॉबीज, मुल्क दुश्मन अनासिर, ये सारा कुछ उठा के कल एमक्यूएम के खाते में डाला हुआ था, एक दौर में एएनपी के खाते में डाला हुआ था, फिर कभी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया था, आज वो सारे हथियार इकट्ठे करके इमरान खान के खाते में डाल दिए। लेकिन हुआ यह कि हर दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हार मान लेती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी पसली दिखाई है। इनके दर्जनों लोग लापता कर दिए जाते हैं, सैकड़ों हजारों गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेल में डाली हुई है, लेकिन कौम इनके साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो अब तक मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फतवे लगाए जा रहे हैं कि जनाब
یہ غدار ہیں, یہ بے ایمان ہیں, یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کبھی کوئی ان کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, کبھی کوئی اٹھا کے افغانستان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, کبھی اٹھا کے طالبان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, کبھی اٹھا کے دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. تو جب تک تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ رہے گی, آپ تحریک انصاف کے خلاف کوئی بھی ایلیگیشن لگائیں, آپ یہ بھی ایلیگیشن لگا دیں کہ ہیروشیما ناگاساکی میں جو ایٹمی دھماکہ ہوا تھا وہ بھی عمران خان تھا اس کے پیچھے, تو اسٹیبلشمنٹ اس کو مائنڈ نہیں کرے گی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے لگاؤ. جو گھٹیا سے گھٹیا الزام آپ نے لگانا ہے آج آپ عمران خان پہ لگا سکتے ہیں, جو گھٹیا الزام آپ نے لگانا ہے. اس رجیم میں آپ کو اجازت ہے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہے. ٹرین کی سروس ابھی تک ان سے بحال نہیں ہو سکی. 9 دن گزر گئے ہیں ناظرین, اور 9 دن بہت ٹائم ہوتا ہے. 9 دن کے بعد بھی ٹرین کی سروس بحال نہیں ہو پا رہی. اور دیکھیں جب یہ بحال ہوگی تو دہشت گردوں کو پیغام جائے گا نا کہ ہم دہشت گردی سے ڈرے نہیں ہیں, ہماری ٹرین ابھی بھی چل رہی ہے, ہماری سڑکیں ابھی بھی چل رہی ہیں. اب بلوچستان کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے تعلیمی ادارے بڑے بڑے سارے بند کر دیے گئے ہیں. کئی بڑے سکول جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. کئی بڑی شاہراہیں جو ہیں جو بلوچستان کو ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑتی ہیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں. آمد و رفت جو ہے وہ تقریباً رک گئی ہے. عصر کے بعد کوئی ٹریول نہیں کرتا وہاں پہ, اور ٹرین جو ہے وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی 9 دن کے بعد بھی. تو ہم کیا جیسچر دے رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں دہشت گردوں کو اور دنیا کو کہ ہم اتنی کمزور سٹیٹ ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ٹائملی ان ساری چیزوں کو ریوائیو کرنا چاہیے تھا. لیکن فوکس سارا کا سارا پی ٹی آئی پہ, عمران خان پہ ہے نا, تو لہٰذا یہ تو ہوگا. ایک اور خبر ہے ناظرین, اور وہ خبر یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہے یہ بلوچستان میں کی جائے گی. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اگر اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو بلوچستان کے تمام طبقات کو اس کے اندر شامل کیا جائے, بلوچستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کے اندر دعوت دی جائے, تمام ایسے گروپس جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے, اور ان سب سے کہا جائے کہ اس کا حل تلاش کریں. یعنی سب مل کر 2 دن بیٹھے, 3 دن بیٹھے, اس مسئلے کا حل تلاش کریں. اس کے بعد ایک جرگہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی کریں, اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ جو ہے وہاں جو بڑے سردار ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں, ان کی گورنمنٹ سے بھی بات کریں. یہی ایک طریقہ ہے پاکستان میں امن لانے کا. ایک اور چیز جو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی تیاری کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جتنے بھی غیر ملکی سفیر ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ رجیم, کیونکہ اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, یہ چوری کر کے مینڈیٹ آ کر بیٹھ گئے یا بٹھا دیے گئے ہیں, تو یہ جو بھی ڈیلنگ کریں گے پوری دنیا کے ساتھ ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. ہم عوامی منتخب نمائندے ہیں, عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ چوری کر کے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ اپنے مفاد کے لیے الٹے سیدھے سودے دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جو کچھ بھی یہ دنیا کے ساتھ معاہدے یا سودے کر رہے ہیں ان کے لیے ہم رسپانسیبل نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ریاست کے اوپر قابض ہیں, ان کی حکومت جعلی ہے, اور جو اصل مینڈیٹ ہے جو عوام نے کسی اور کو دیا تھا. لہذا مینڈیٹ یہاں پہ چوری ہو گیا ہے, اور جن کا اصل مینڈیٹ ہے وہ جعلی مینڈیٹ والوں کے کسی بھی منصوبے یا کسی بھی معاہدے کے لیے پابند نہیں ہوں گے. یہ پیغام دنیا بھر کی جو پاکستان کے اندر ایمبیسیز موجود ہیں, جو ایمبیسیڈرز موجود ہیں, ان کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ان کو پہنچایا جائے گا. ناظرین, بلوچستان میں ایک اور معمہ تھا, یہ لاشوں کے حوالے سے تھا. اب اس کو جو رپورٹ کیا گیا وہ الگ الگ طریقے سے کیا گیا. ایک تو یہ دعویٰ کیا گیا کچھ دن پہلے کہ جناب یہاں پہ 13 تابوت لا کے دفن کیے گئے ہیں, اور 23 لاشیں جو ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں سول اسپتال میں بلوچستان کے, اور ان لاشوں کو لینے کے لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا رش وہاں پہنچا بھی. اب دعویٰ لوگوں کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ہمارے پیارے لاپتہ ہیں, یہ ان کی لاشیں ہیں. کچھ ایسی خبریں آئی کہ 5 لاشیں جو ہیں وہ چھین کر وہ لوگ لے بھی گئے پہچان کر کہ ہمارے لاپتہ لوگ تھے, ان کو قتل کر دیا گیا. اب اس پہ جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ لاشیں ان دہشت گردوں کی ہیں جن کو جعفر ایکسپریس والے سانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران قتل کیا تھا, اور ان میں سے جو ناقابل شناخت تھے ان کو دفن کر دیا ہے, اور جن کی شناخت ہو سکتی ہے ان کو ان کے لواحقین کے حوالے ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی حملہ کر کے ان کو لے جانا چاہے گا تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ دونوں طرح کا سٹیٹمنٹ ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک طرف کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لاپتہ افراد ہیں جن کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں, تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے نہیں, یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا. بہرحال دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے, لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کا, اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے, بلکہ اس کے خلاف آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں. بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا, اور بی بی سی پہ جو آرٹیکل لکھا ہے وہ وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا کہ
हार्ड स्टेट यानी आहनी स्टेट या आहनी रियासत की जगह एक आध बार मुकम्मल आईनी रियासत बनाकर देखें, यानी इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आर्मी चीफ चाहते हैं हार्ड स्टेट बने, सॉफ्ट स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट बने। और कितना मारना है लोगों को, किसके खिलाफ हार्ड स्टेट बनानी है? पिछले 3 साल से हम लोगों को बिलखते, रोते और चीखते हुए देख रहे हैं। 1 लाख लोगों के घरों के अंदर छापे पड़े हैं, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खवातीन की तारीखी नौयत की गिरफ्तारियां हुई हैं पंजाब में और तमाम सूबों में, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। फिर सियासी वर्करों की गिरफ्तारियां इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुई, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जबरी गुमशुदगियां जितने बड़े पैमाने पर हुई, जितने लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, सहाफ़ियों को, शायरों को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको, वकला को, बेशुमार लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई, इसकी माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो ये तो बहुत हार्ड स्टेट थी, लेकिन इससे काम नहीं चला। अब इससे ज़्यादा हार्ड तो यह है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, तमाम मुखालिफ आवाज़ों को कुचल दिया जाए, किसी को बोलने की इजाज़त ना हो और पाकिस्तान को जो है वो शुमाली कोरिया बना दिया जाए। लेकिन शुमाली कोरिया बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि फिर पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया बिल्कुल साथ साथ हैं। अगर आप इन दोनों ममालिक के मैप देखें या रात के वक्त का इमेज आप इनका देखें सैटेलाइट से, तो आपको जितना शुमाली कोरिया वो सारा अंधेरे में डूबा हुआ नजर आएगा और जितना जनूबी कोरिया है वो आपको सारा रोशनियों के अंदर नहाया हुआ नजर आएगा। फर्क क्या है? एक तरफ आमरीयत है, एक तरफ जमहूरियत है। आप देखें, एक तरफ लोग पिसे हुए हैं, तबकात परेशान, बहुत कमज़ोर हैं, खुराक की कमी का शिकार हैं, उनकी हड्डियां निकली हुई है, ढांचे निकले हुए हैं, उनको सही खाने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता और उनकी ज़िंदगी जो है वो जानवरों से बदतर बनी हुई है। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो खुशहाल हैं, वो ओलंपिक्स के मेडल जीतते हैं। उनका मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनकी सियाहत की इंडस्ट्री, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी IT इंडस्ट्री, उनकी बाकी जितनी भी सनतें हैं वो ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वो हर शोबे में आगे जा रहे हैं। तो वो क्यों आगे जा रहे हैं? जमहूरियत की वजह से। तो हमारे पास एक लकीर के दोनों तरफ देख के हमें समझ आ जाती है कि जो जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में, ऐसे ही अगर आप देखें पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, उसकी इकॉनमी कहां से कहां पहुंच गई। वहां जमहूरियत थी, फौज ने वहां पे मुदाखलत नहीं की और वहां सियासतदानों ने काम किया। बहुत करप्शन है वहां पे, लेकिन इसके बावजूद अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन करे तो तबाही हो जाती है। तो पाकिस्तान में क्योंकि ये सब कुछ हुआ, तो देखें कितना फर्क है। आज अफगानिस्तान जो है वो अभी आजाद हुआ, उसका जो 1 रुपया है वो पाकिस्तान के लगभग 4 रुपए से ज्यादा का हो गया। ईरान जो है उसने कितनी तरक्की की, दुनिया भर की पाबंदियां उसके ऊपर। तो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया को आप याद रखें। अगर आप शुमाली कोरिया वाली पॉलिसी पे चलेंगे तो आप वही बन जाएंगे, जनूबी कोरिया वाली पॉलिसी पे चलेंगे तो आप वही बन जाएंगे। तो हम जो हैं वो जिस रास्ते में जा रहे हैं, हार्ड स्टेट की जो बेहतरीन मिसाल है वो शुमाली कोरिया है। और अगर आर्मी चीफ उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये भी सोचें कि वहां के लोग, वहां के शहरी और वो मुल्क किस तरह जिंदगी गुजार रहा है और दुनिया उसे किस नज़र से देखती है। देखिए, फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो जानबदाराना पॉलिसी है उसकी वजह से लगातार अपने ही लोगों में तन्हाई का शिकार हो रही है। और ये एक ऐसा सच है जो पाकिस्तान में आप बोल नहीं सकते। ये है रियलिटी, सब जानते हैं। पाकिस्तान में किसी भी बंदे से आप बात करें, सब कहते हैं जी फौज तन्हाई का शिकार हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो जानिबदाराना है और वो एक मखसूस जत्थे को सपोर्ट कर रही हैं जिनसे अवाम नफरत करता है, और एक मखसूस तबके को मार रही हैं जिन्हें अवाम सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से जो जानिबदारी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों में, उसकी वजह से फौज और अवाम के अंदर दूरियां पैदा हो रही हैं, खलीज पैदा हो रही है, या फौज अपने ही मुल्क के अंदर तन्हाई का शिकार हो रही है। अब एक पॉलिसी आप देखें ना, कहां से कहां चली जाती है बात। हमारे सहाफ़ी हैं फरहान मलिक साहब, उनको गिरफ्तार कर दिया गया और इस गिरफ्तारी के खिलाफ सभी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं फरहान मलिक साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े शानदार इंसान हैं। समा में जब मैं थोड़े अरसे के लिए गया तो ये वहाँ मौजूद थे। मैंने अलीम खान की बात मानने से इनकार किया कि मैं जनाब आपकी पॉलिसी को टो नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से जर्नलिज्म करूँगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। फरहान मलिक साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया कि अलीम खान जो पॉलिसी लेकर आए हैं मैं उस पर नहीं चल सकता, वो झूठ की पॉलिसी है। लिहाजा उन्होंने अपनी नौकरी खुद छोड़ दी और अब वो एक रफ्तार न्यूज़ के नाम से एक चैनल चला रहे थे।
اب ان کی کیونکہ جرنلزم جو ہے اس کے اندر حقائق شامل ہیں، ان کو دھمکایا گیا، ایف آئی اے نے بلایا، ان کو گرفتار کر لیا۔ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ڈائریکٹر نیوز تھے سما کے، دیکھیں نا، ایک ڈائریکٹر نیوز فہد حسین صاحب تھے، انہوں نے اردلی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند کیا، وزیر اعظم کے مشیر بنے، وہاں پہ بہت ٹائم لگایا، بڑے دورے شورے کیے، بڑا انجوائے کیا، پھر ان کو واپس ایک چینل میں نوکری دلوا دی گئی بڑی سینئر پوسٹ کے اوپر۔ انہوں نے اپنی جرنلزم کو باہر سے پڑھ کے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جرنلزم کو قربان کر دیا انہوں نے، صرف اس لیے کہ وہ صحیح بات نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی جرنلزم کو سیکریفائز کر دیا اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے۔ اور ایک فرحان ملک صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور قربانی بھی دی، اور اچھی خاصی تنخواہیں ملتی تھی وہ بھی چھوڑ دی، اور آج گرفتار بھی ہو گئے۔ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ لیکن تاریخ یاد رکھے گی فرحان ملک کو، تاریخ فہد حسین کو یاد نہیں رکھے گی۔ حالانکہ فہد حسین صاحب سے میرا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن انہوں نے غلطی کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ لوگوں کو جرنلزم سکھاتے تھے، لیکن ایسا جرنلزم جو انہوں نے کیا ہے وہ لوگوں کو کبھی نہیں سکھا پائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود اپنا جرنلزم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ صوبے میں کسی صورت میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ دیکھیں گنڈا پور صاحب، جب انہوں نے آپریشن کرنا ہوگا نا تو وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں، وہ آ کے آپریشن کریں گے، اور اگر کوئی اس آپریشن کو روکے گا تو وہ خیبر پختونخوا کی عوام روکے گی۔ کیونکہ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں صچند مہینے رہا، کسی بھی پارٹی کا بندہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، ایک بات کے اوپر سب کا کنسنسس تھا کہ ہم نے فوجی آپریشن کسی صورت خیبر پختونخوا میں نہیں ہونے دینا۔ ہر پارٹی یہ کہتی تھی، ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کسی صورت بھی ملٹری آپریشن نہیں ہونے دینا۔ اتنے مخالف ہیں لوگ۔ میں آپ کو یہ بات شرطیہ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن جب بھی ہوگا، خیبر پختونخوا کی عوام سختی کے ساتھ ملٹری آپریشن کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ ناظرین، اور خبریں ہیں بعد میں شیئر کرتا ہوں، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، اب تک لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔